इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं लेकर आप सभी के लिए कार्यक्रम। आज मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं हूँ आपके साथ अरुणेश जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज एक ऐसे विषय को लेकर आते हैं, भाई कहें कि इस मौसम में इन सब्जियों की या इन फलों की हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी गर्मी पड़ती है, भाई तपती गर्मी कहीं पड़ती है कि ऐसे मन करता है कुछ ना कुछ ऐसे ठंडक वाला रसीला, अरुणेश कुछ ना कुछ ऐसा हमारे मुंह में जाना चाहिए ताकि कुछ ताजगी महसूस हो, साथ ही साथ हमारा जो पोषण है वो भी होता रहे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा आरती। और ऐसे मौसम में तरबूज और खरबूज इन सब की डिमांड कुछ ज्यादा ही होती है और ये हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन बेल वाली सब्जियों की देखभाल कैसे करें, और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने जो है गेस्ट बुलाए हैं, उनका आपको परिचय करा दें। उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम भी बिल्कुल तैयार हैं कि आप फोन कॉल्स करें और जान लें जो भी आज के इस कार्यक्रम ग्रीष्मकाल में बेल वाली सब्जियों की देखभाल या फलों की देखभाल आप चाहते हैं करना, आप लगाने जा रहे हैं या लगा रखा है आपने, उसमें क्या कुछ परेशानी आ रही है या क्या कुछ कमी आपको दिख रही है कि आप और उन्नत खेती चाहते हैं, उसमें जो भी प्रश्न आपके जहन में है आप हमें कॉल करें और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉल नंबर हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को फोन नंबर बता दें। आप हमें डायरेक्ट हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन पे फोन कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है, और फोन नंबर है 23421608। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो हमें आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का और फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। आप जल्द ही हमें फ़ोन कीजिए या मैसेज कीजिए। उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं आज के डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी साहब से ये जानना चाहूँगा, आप एक जनरल तरीके से अगर हमारे श्रोताओं के लिए आप बता सकें कि ये जो ग्रीष्मकालीन बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, उनमें क्या क्या आता है और उनकी हमें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। जी हाँ अरुणेश जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम ग्रीष्म वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें 90% से अधिक पानी होता है। जैसे खीरा है, लौकी है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, जो ककड़ी हम कहते हैं वो है, पंपकिन जिसको कद्दू या सीताफल कहते हैं वो भी इस मौसम में उगाया जाता है। और इसके साथ साथ जिन्हें आप फल कहते हैं आमतौर पे उन्हें भी हम बेल वाली सब्जियों में ही रखते हैं, जैसे तरबूज और खरबूज। और जैसा कि आप बता भी रहे थे श्रोताओं को और किसान भाइयों को भी, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे मैं अगर खास करके अगर तरबूज की बात करूं तो इसका रंग लाल होता है और लाल रंग जो है वो आपको लाइकोपीन के कारण होता है, जिससे कैंसर रोधी तत्व उसमें होते हैं। इसके साथ ही एक सबसे मजेदार बात यह है कि किसी कारण से अगर आप थोड़े अवसादग्रस्त हैं या आप दुखी हैं और अगर बहुत मात्रा में अगर आप तरबूज खाते हैं तो आपका मूड बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन P होता है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो सेरोटोनिन जो होता है उसका उत्सर्जन करते हैं, और इसलिए इसको हम मूड फूड भी कहते हैं। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत ही एकदम नायाब चीज़ बताई है, क्योंकि आजकल ये कहीं हेल्थ शो नहीं है लेकिन फिर भी हेल्थ से जुड़ी चीज़ें तो ज़रूर इसमें शामिल होती हैं कि लोगों को डिप्रेशन, तनाव, ये अवसाद, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ घेरे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा कहा कि खाओ और मस्त रहो। जी हाँ बिल्कुल सही। और जैसे आपने ये कहा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसी फलों और सब्जियों की जरूरत होती है जिससे कि उनको पोषक तत्व मिले, उनको विटामिन मिले, उनको लवण मिले, लेकिन उसमें कैलोरी नहीं हो। खास करके जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं या मोटापे के शिकार हैं, जिनको कम कैलोरी यानी लो कैलोरी फूड की बात करते हैं, सारी सब्जियां जिनकी हम बात आज कर रहे हैं ये सब उसमें आती हैं। इसके साथ साथ जैसे करेला है, तरबूज है, इससे हम टाइप 2 डायबिटीज को भी नियंत्रण करने में बहुत हद तक हमें लाभ मिले। इस कारण से ये सब्जियां और ये जो होते हैं हार्ट हेल्दी फूड इनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल फैट फ्री होते हैं। इसमें सोडियम की मात्रा नगण्य होती है और सोडियम और पोटासियम का जो रेशियो होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो भी इसमें काफी अच्छा होता है, जिस कारण से इन मौसम में इन सब्जियों की मांग काफी
अधिक रहती है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसी सब्जियां और ऐसे फल कहें जिन्हें मतलब फल तो कच्चे खा ही जाते हैं, सब्जियां भी कुछ ऐसी जैसे खीरा हो गया कि कच्चा खा लिया जाए तब भी बहुत फायदेमंद है, और साथ में जो हरी सब्जियां हैं वो पकाकर अगर खा रहे हैं वो इस मौसम में वो भी बहुत फायदेमंद है। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर शहरी इलाकों की बात करें तो हमने देखा है कि बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो गमलों में अलग अलग तरह के फल या इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। तो ख़ास तौर पर उनमें एक शिकायत सी रहती है कि जैसे कि उन्होंने लौकी लगाया या इस तरह का कोई भी ग्रीष्मकालीन वो लगाया फल, लेकिन उनमें फूल आते उसमें लेकिन फल नहीं आते। एक कॉमन सी एक कंप्लेन होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और खास करके जैसे अभी मई का मौसम है तो आप देख रहे हैं कि तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री पहुंच रहा है, खास इस आसपास के अगर इलाके की हम बात करें। और जिन बेल वाली सब्जियों की बात करें, इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो सब्जियां होती हैं उसमें जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है। लेकिन जैसे लौकी है, लौकी का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। तो इनमें परागन जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। बाकी सभी सब्जियां जो होती हैं इनमें फूल जो खिलने का समय होता है वो सवेर होता है, उसमें मधुमक्खियां विजिट कर लेती है, तापमान थोड़ा कम रहता है, उसमें लग जाता है। लौकी में खास करके ये समस्या होती है कि जो लोग अगर सिर्फ 1 या 2 लौकी का पेड़ अगर घरों में लगाए हैं, गमले में लगाए हैं, तो उसका फूल एक तो सफेद रंग का होता है, मधुमक्खी उसको कम प्रेफर करती है। दूसरा, उसका फूल 11-12 बजे दिन के बाद खिलता है, तो उस कारण धूप काफी हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, इस कारण से उसमें ये समस्या आती तापमान ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर वो पहचान सकते हैं इजीली, जैसे जो उसमें नर फूल होता है और मादा फूल होता है। एक फूल ऐसा होता है कि जिसमें पहले छोटा सा फल लगा होता है, उसके ऊपर फूल खिलता है, उसे हम मादा फूल कहते हैं। दूसरा फूल ऐसा होता है कि जो लंबी डंडी पे लगा होता है और सिर्फ उसमें फूल होता है, उसमें फल वाला हिस्सा नहीं होता है, उसे हम नर फूल कहते हैं। तो नर फूल को तोड़ के और उसमें एक पराग के जो कण होते हैं उनको आपको मादा फूल पे सटाना होता है। ये काम आप शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1-2 पौधे भी हैं, अगर गमले में भी हैं, तो आपके घर में ये समस्या नहीं होगी। अगर आप डेली अगर 2-3 परागन का काम अगर कर लें तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी लौकी में जो फल की समस्या है ये भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बताया परागन की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी बात हमने शुरुआत में कही थी, तो आपने फायदे बताए थे कि कितनी ये फायदे हैं हरी सब्जियों के, बेल वाली सब्जियों के खास तौर पर। तो ये हमने उपभोक्ता के तौर पर देखा, लेकिन जो हमारे उत्पादक हैं, हमारे किसान हैं, जो वो अगर सोचे कि हमें ये सब्जियां लगानी है बेल वाली, तो वो क्या फायदे ध्यान में रखे कि इससे हमें ये फायदा हो सकता है, तो उनको क्या आप बताना बिल्कुल चाहेंगे? आपने सही पूछा, क्योंकि ये जो हमारा शो होता है वो किसान भाइयों के लिए होता है या बहनों के लिए होता है। और किसान भाई बहन इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी अगर बेल वाली सब्जियां होती हैं ये बहुत ही कम दिन में उन्हें अच्छा मुनाफा देती हैं। कम दिन यानी आप जब भी सब्जी लगाते हैं 40-45 दिन के बाद इसकी आप तुरई प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें खास करके कई तुरई होती है, जैसे खीरा है, तोड़ी है, करेला है। आप जिस दिन लगाते हैं उससे 35-40 दिन के बाद आप तुरई प्रारंभ कर देते हैं और हर सप्ताह आपको कम से कम 2 बार 3 बार आप उसको तुरई करते हैं और कम से कम 2 महीने तक आप इसकी तुरई करते हैं और रेगुलर पैसा आपको यानी रेगुलर इनकम का आपका ये सोर्स होता है। तो ये किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। दूसरा, इसमें जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर जो किसान भाई उगाते हैं, गर्मी के मौसम में इसकी उपभोक्ताओं में भी जागृति बढ़ी है, इसकी डिमांड काफी होती है, तो किसान भाइयों का जोखिम थोड़ा कम होता है, जिस कारण से उन्हें मुनाफा भी अधिक होता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़े हैं डॉक्टर साहब, उनसे पूछ लेते क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैं छपरा का बिहार से बोल रहा हूँ, धनौरा गांव से। जी क्या नाम आपका सर? जी अजय सिंह नाम है मेरा। जी अजय जी, पूछिए अपना प्रश्न। प्रश्न हमारा ये है मैडम जी कि मैं घी का पेड़, लौका का पेड़ तो लगाया हूँ, हाँ जी, छत पूरा भर गया है, लेकिन फल एक भी नहीं पकड़ा है। जी हाँ अजय जी, अभी आपने यही प्रश्न पूछा, आपसे थोड़ी देर पहले अरुणेश ने भी यही प्रश्न किया था कि आपने लौकी या लौका जिसे आप कह रहे हैं आपने लगा लिया है और आपका पूरा छत भर गया है। मैं आपको वही सलाह पुनः देना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक चीज पूछनी चाहिए, जैसे इन्होंने 1-2 तो नहीं लगाई क्योंकि इन्होंने कहा पूरी छत भरी हुई है, तो छत इसमें क्या होता है कि लौकी का 1-2 पौधा जो होता है वो पूरी छत भर देने के लिए सामान्यतः अगर 2-3 पौधा इन्होंने लगाया होगा। लेकिन इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें हमको थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना है। जैसे अगर मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर आपने लगा दिया होता तो ये आपका 15 अप्रैल से उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाता, तब ये समस्या नहीं होती। ये समस्या उन लोगों को होती है जो लेट लगाते हैं, यानी जो लोग अप्रैल में भी लगा दिए, कोई लोग मई में भी लगा दिए,
तब ये जब उसमें फूल आना प्रारंभ होता है उस समय गर्मी काफी अधिक हो जाती है। लेकिन अब अभी अगर आपके यहाँ ये समस्या है तो जो ऐसा मैंने बताया कि आप उसमें जो नर फूल हैं उसको तोड़ के और आप उसके जो बाहर की पंखुड़ियां हैं उसको अगर आप हटा देंगे तो अंदर के हिस्से पे अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पाउडर नुमा चीज कुछ आपके हाथों में चिपक रहा है। तो उसी को आपको बेसिकली जो मादा फूल हैं उन पे उनको अगर आप सटा देंगे तो आपके यहाँ बन जाता है। एक चीज और होता है कि आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब हम घरों में हम साफ सफाई ऐसा रखते हैं, हम चाहते हैं कोई मक्खी मच्छर हमारे घरों में ना रहे। लेकिन ये जो परागन का काम है या तो आपके कुछ मक्खियां कर सकती हैं या मधुमक्खियां कर सकती हैं। तो अगर इनको हम नहीं रखेंगे तो अब ऐसा कि ये परागन की समस्या होगी और आपको ये परागन का काम फिलहाल खुद से करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ फलन आ बिल्कुल। अगला फोन कॉल रिसीव करते हैं। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं जिला गाजियाबाद से मोदी नगर से बोल रहा हूँ। जी नाम बताइए अपना सर। राजेंद्र। राजेंद्र जी। जी पूछिए अपना सर प्रश्न। पहले डॉक्टर साहब को और सभी को नमस्कार। तो ये है जैसे कि गर्मी पड़ रही है, बेल वाली सब्जियों का लगाना तो अभी असंभव है, बहुत तेज गर्मी है। जी डॉक्टर साहब बताएंगे इसका जवाब आपको। जी हाँ, अभी तो बहुत तेज गर्मी है, जैसा आपने खुद ही कहा कि अभी अब हम ये नहीं लगा सकते हैं। हम लोग किसान भाइयों को ये समझाते हैं कि या तो आप फरवरी में या जनवरी में इसकी पौध तैयार कर लें, दिसंबर में भी आप पौध तैयार कर सकते हैं अगर पॉली हाउस आपके पास है, या छोटा सा पॉली टनल बना के आप कर सकते हैं। और फिर जो आप फल लगाते हैं, फसल लगाते हैं, वो आपकी अप्रैल मई तक चलती। लेकिन अब अभी अगर कोई किसान भाई लगाना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन और आप कम से कम इंतजार करें। जब मानसून यहाँ आ जाता है उसके बाद, यानी पहली बारिश हो जाती है, उसके बाद अगर आप इस फसल को लगाएंगे तो अच्छा होगा। इवन अगर आप गमला में लगाना चाहते हैं तब भी, या खुले खेतों में लगाना चाहते हैं तब भी, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि जब उसमें फूल आने का समय होता है, यानी 30 से 35 दिन में फूल आने का समय होता है, उस समय जो तापमान है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास ही रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। या रात का जो तापमान है वो कम से कम 20 से 25 डिग्री के आसपास आ जाना चाहिए, तो उसमें फ्रूट सेट अच्छा होता है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा दिन रुक के, कम से कम आप 15 जून के बाद इसके बारे में सोचें और तब आप अगर लगाएं तो आपकी अच्छी फसल होगी। डॉक्टर साहब मानसून की आपने जिक्र किया, तो मानसून का इस फसल पर क्या कितना फर्क पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है? जी हाँ, मानसून का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा इस साल हम लोग देख रहे हैं कि मानसून 3 से 4 दिन लेट आने वाला है, तो यानी कि दिल्ली में भी हम ये उम्मीद करते हैं आमतौर पे 20-25 जून को आ सकता था, इस बार कुछ लेट होगा। तो इसीलिए किसान भाइयों को हम लोग ये सलाह देते हैं कि जब मानसून आ जाए तो उसके बाद अगर हम इस फसल को अगर हम लगाते हैं तो एक तो ये होता है कि जो तापमान का गिरावट मानसून के आने के साथ साथ वो भी कोइंसाइड करता है। दूसरी चीज होती है कि इन फसलों के लिए हमें बारिश की भी जरूरत होती है, यानी हमें पानी डालने की भी आवश्यकता होती है। जैसे अभी जिस प्रकार की गर्मी है, किसान भाई को हर तीसरे दिन खेतों में पानी डालना हो, तो ये बहुत खर्च भी होता है किसान भाइयों को। पानी की अधिक से अधिक हमें, अगर हम मानसून के सीजन में लगाते हैं तो हमें पानी की बचत भी होती है, क्योंकि बारिश के पानी से ही हम फसल अपनी उगा सकते हैं। लेकिन एक समय होता है ना डॉक्टर साहब, जैसे अभी तेज गर्मी पड़ रही है तो जरूरत जो उपभोक्ता के तौर पे देखे तो इस वक्त ज्यादा महसूस की जाती है। जी हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए किसान भाई इसको सीक्वेंशियल, यानी हर 15 दिन के बाद कोई न कोई किसान भाई लगाते हैं, जिससे कि कभी न कभी पूरे समय उपभोक्ताओं को, अब सारी सब्जियां आप देखें, जो भी जिन सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, पूरे सीजन भर आपको मिलता है। यानी दिसंबर और जनवरी में भी जो किसान भाई नहीं तो पॉली हाउस में लगाते हैं, जो अपनी फसल को पॉलीथीन के घर में लगा के प्रोटेक्ट करके, और सारी सब्जियां पूरे मौसम, पूरे सीजन में 12 महीना आपको सारी सब्जियां मिलती हैं। बिल्कुल आरती, अब हम अगला फोन कॉल लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बबलू जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब, जैसे खीरे की खेती हम लोग गांव में करते हैं, तो उसके लिए कितने टाइम, जो ये सावन का मास होता है जिसमें खीरे की, उसमें हम की जरूरत होता है, तो कब हम रोपाई खीरे की बुआई करें जो कि उसमें हमें खीरे फलने फूलने लगे? कितने दिन की ये खेती होती है जो कि हमें खीरे सही मतलब बढ़िया, और इसके लिए बीज कौन सा बढ़िया होता है? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है बबलू जी, और इससे लगता भी है कि आप काफ़ी जागरूक किसान हैं। आप अगर चाहते हैं कि सावन का महीना यानी मान लेते हैं हम लगभग 15 अगस्त के आसपास जो मौसम होता है वो सावन का मौसम होता है, तो ये फसल, जैसा मैं खीरा की बात किया, खीरा जब भी आप उससे अगर 45 दिन पहले अगर आप उसकी अगर रुपाई अगर आप कर देंगे
तो यानी अगर आप 1 जुलाई को भी अगर आप लगा लेंगे खीरा अगर अपने खेतों में, तो आप 15 अगस्त के आसपास से इसकी तुराई प्रारंभ हो जाएगी। और ये कम से कम 80 दिन तक ये चलती है। 80 से 85 दिन, 90 दिन तक ये फसल आपकी जा सकती है। यानी 45 दिन के बाद तुराई प्रारंभ हो जाएगा और अगला 45 दिन तक आप इसकी तुराई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में जो किसान भाई लगाते हैं उनको गर्मी से थोड़ा हट के उसका प्रबंधन करना होता है। पहली चीज हमें यह देखनी है कि बारिश के मौसम में अगर हम लगाएं तो हम उसको मचान बना के लगाएं, यानी उसको हम खुले खेत में हम ना फैलाएं। अगर आप ऊपर बांस का या तार का या सुतली या धागे का या किसी लकड़ी का अगर आप एक मचान बना देते हैं और बेल को अगर आप मचान पे चढ़ाते हैं तो आपकी जो फल होती है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं रहती है। तो उससे जितने फल आपके होंगे वो अच्छे होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और मिट्टी के संपर्क में आके जो खराब होगा वो नहीं होगा। इससे आपको मुनाफा आपका अच्छा होगा। और आपने प्रजाति की बात की थी, जो बारिश के मौसम में हमको ऐसी प्रजाति का चुनाव करना चाहिए जो अधिक तापमान पे जिसमें फल सेटिंग हो सके और साथ साथ एक बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू, उसकी समस्या कम हो। आप हमारे पूसा संस्थान की अगर प्रजाति खरीदना चाहते हैं तो बारिश के मौसम के लिए हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा बरखा। इस प्रजाति का आप बीज ले सकते हैं, या तो हमारे संस्थान से ले सकते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है इनसे भी आप खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है, बेल की सब्जी तो नहीं पूछ रहे लेकिन ये पूछे घरों के आसपास अगर पौधे लगाना चाहे तो कौन से पौधे लगाने चाहिए। दिल्ली से हैं सत्येंद्र कुमार। जी हाँ, देखिए घर के आसपास अगर आप मतलब सब्जियों की, चूंकि हाँ जो हम फल की बात भी हम जो कर रहे हैं खरबूजा और ये तो हमारी सब्जियां हैं, लेकिन अदरवाइज जैसे आप पपीता लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं। जैसे हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि आप किचन गार्डन अगर लगाते हैं या न्यूट्रिशनल गार्डन लगाते हैं तो उसमें हमें 3-4 ऐसी जो सब्जियां हैं जिनको हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं और हम फल के रूप में भी खाते हैं। जैसे नींबू, आमतौर पे ये फल है लेकिन नींबू आजकल हम सारे लोग हम हर भोजन में हम नींबू किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। तो हमारे किचन गार्डन में एक नींबू का पौधा होना चाहिए, पपाया यानी पपीता का पौधा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो 1-2 पेड़ आप कटहल का लगा सकते हैं। कुछ लोग कटहल भी आज सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इस तरह के पौधे अगर आप लगाते हैं जिनकी देखभाल में भी कम मेहनत करना पड़ता है और घर के आसपास आपकी अच्छी फसल भी हो सकती है और आपके दैनिक उपभोग में भी आप उनको ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बारे में बात चलती रहेगी कि कौन सी बेल वाली सब्जियां हैं, कौन सी और क्या कुछ किया जा सकता है उन्नीश, लेकिन क्यों ना अपने सभी साथियों को बता दें मौसम का हाल, क्योंकि मौसम के मिजाज देख ही रहे हैं हम कितने तेवर चढ़ाए हुए हैं, तो क्यों ना उनको मौसम का हाल बता दिया जाए। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आपको बता दें पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में, साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है कहीं कहीं पे, लेकिन धूल भरी आंधी चलने के संकेत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। वहीं तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चल सकती है और केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर बिहार, साथ ही जो हिमालयी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो ज्यादा हिस्सों में बारिश होने की आशंका बनी हुई है। रुनेश, तो ये मौसम का हाल रहा, लेकिन बाजार भाव भी अगर हम अपने सभी साथियों को बता दें तो कि आपने मौसम के हाल बताया और गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय खरबूज, तरबूज, नींबू जितने भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो आपके लिए लाभदायक है उनका सेवन जरूर करें और अपना खास ख्याल भी रखें। लेकिन अरुणेश, एक छोटा सा अंतराल तो बनता है। बिल्कुल। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकाल में बेल वाली सब्जियों की देखभाल किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें कर सकते हैं। एक बार व्हाट्सएप नंबर आपको फटाफट बता देते हैं ताकि आप अगर कोई संदेश भेजना चाहते हैं भेज दें। 9868868753। जी हाँ, ये हमारा फोन नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं और संदेश आए भी हैं, उन्हें शामिल भी करना है। लेकिन एक श्रोता जो है लाइन पे बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। पहले क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पूछिए सर अपना प्रश्न। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम गांधीनगर क्षेत्र में रहते हैं, हमारे नजदीक में यमुना नदी बहती है और यमुना नदी आपको मालूम है दिल्ली की कितनी प्रदूषित हो चुकी है। और यमुना नदी के आसपास जो जमीन है वहाँ लोग खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो वो सब्जियां ही मार्केट में आती है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि ये सब्जी यहाँ से आई है, क्या हरियाणा से आई है, कि कहाँ से आई है। तो हमें उसकी सब्जी खरीदने के बाद कितना हानि हो सकती है, या हम क्या उन सब्जियों का उपचार करें जो फिर हम उनको खा पाए। जी हाँ, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। इसीलिए सरकार भी इस क्षेत्र में काफी सजग है। जो भी आप जमुना के किनारे की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में खेती योग्य भूमि नहीं होती है। इसमें हमें कोई भी फसल नहीं उगाना चाहिए। कुछ फूल जो होते हैं उनके लिए कहीं कहीं इसमें छूट दिया गया है। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इन क्षेत्रों में जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या हेवी मेटल्स होते हैं उनको इसमें आने की संभावना होती है। जहां तक आपने पूछा कि अगर कोई भी सब्जी अगर हम मार्केट से अगर हम खरीदते हैं और उनको हम अगर अपने रख रखाव के लिए और हम ये नहीं जानते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है कि नहीं या खराब है कि नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी उपभोक्ता जब सब्जी खरीदता है और अगर 1-2 दिन अगर अपने फ्रिज में रख देता है, तो कोई भी अगर उस पर छिड़काव अगर हो चुका है तो उसकी हाफ लाइफ होती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, यानी उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो उतने दिनों में खत्म हो जाता है। इसके बावजूद जैसे अगर आप उसकी धुलाई कर रहे हैं, धुलाई में अगर आप थोड़ा नमक डाल लें और उस पानी से अगर धुलाई कर लें तो बहुत हद तक जो भी उसकी माइक्रोब्स हैं या इस तरीके के जो हानिकारक कीटाणु हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते। जी डॉक्टर साहब, एक संदेश हम तक पहुंचा व्हाट्सएप के थ्रू। अनु है मुंबई से, ये पूछ रही हैं कि बताएं जो तरबूज है साइज में बड़ा होता है तो इसको कितने टाइम तक हम खा सकते हैं? कहते हैं कि ज्यादा टाइम तक काट के रखा जाए तो क्या वो खराब हो जाएगा या क्या? बिल्कुल सही आपने पूछा है अनु जी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसीलिए पहले क्या था कि जो हमारी फैमिली का परिवार का साइज बड़ा होता था, इसीलिए जो तरबूज और जो भी खरबूजे थे बड़े साइज के प्रेफर किए जाते। 10 किलो का भी तरबूज होता। लेकिन आजकल आप मार्केट में देखते होंगे जिसे हम आइस बॉक्स तरबूज कहते हैं। आइस बॉक्स यानी जो फ्रिज की हमारी 2 शेल्फ के बीच में जिस तरबूज को हम डाल सकते हैं वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का होता है और हार्डली 1.5 से 2 किलो का होता है। तो जो छोटे जो न्यूक्लियस फैमिली के लिए जो आइस बॉक्स तरबूज होता है, इसकी क्वालिटी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसमें जो मिठास की जो TSS की मात्रा होती है वो 13 से 14 तक होती है। जो हम लाइकोपीन की बात कर रहे थे वो भी इसमें ज्यादा होता है। तो मैं तो आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि आप उस तरीके की जो तरबूज हैं उनका आप सेवन करें। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली काट के रखने से बहुत ज्यादा दिन तक उसका सेवन ना करें तभी वो फायदा है। कटे हुए फल को हमें बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जो कटे हुए फल हैं उनको अगर कुछ दिन तक रख दिया जाए, कुछ घंटों तक रख दिया जाए तो उसमें वो स्वाद नहीं रहता और साथ ही वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जी, और तरबूज का तो डॉक्टर साहब ये भी है कि मीठा है कि नहीं है, दुकानदार तो उसको बजा कर देख लेता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे पहचान? आम आदमी के लिए भी जैसे आपने कहा बजा के देखना, जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको भी जब वो पहचान नहीं होती है तो एक किसान भाई पहचानता है कि जो जहां से वो तरबूज लगा होता है उसके ऊपर की जो एक बेल होती है जो वो अगर सूख जाती है तो समझता है ये पक गया है। नहीं तो जो तरबूज अगर आप देखते हैं एक हिस्सा कहीं भी देखिए कि अगर उसका रंग बिल्कुल बदल गया है, यानी अगर हरा है उससे अगर वो पीलापन आ गया है तो तरबूज ठीक होगा। दूसरा, अगर हम बजा के देखते हैं और मेटलिक साउंड हो, यानी साउंड जैसे एल्युमिनियम का या आप लोहे का बजाते हैं, तो बजाने का मतलब ये है कि अगर मेटलिक साउंड अगर आप पहचान सकते हैं तो यानी खन खन की आवाज जिसको आप कहते हैं, अगर खन खन की आवाज आ रही है तो तरबूज की क्वालिटी
अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो ग्रीष्मकालीन बेल वाली सब्जियां होती हैं, जो हमारे किसान भाई उनके उत्पादन से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें किसी तरीके के कीट पतंगे लग जाए तो क्या ऐसा कोई छिड़काव, ऐसे कोई दवा आती है जिससे वो उसका प्रयोग कर सकते हैं? आपने बहुत सही कहा है, ये दोनों के लिए उपयोगी है। और अभी खास करके जो इस सीजन में फल मक्खी का बहुत ही प्रकोप होता है, और फल मक्खी सारी जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, चाहे हम खरबूजा की बात करें, लौकी की बात करें, करेला की बात करें, सब में इसका प्रकोप। लेकिन हम कोई छिड़काव के लिए सीधा हम किसान भाइयों को प्रेरित नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि शुरू से ही उसका नियंत्रण करने की कोशिश करें, या जैविक और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, यानी समेकित कीट प्रबंधन करें। इसके लिए सबसे जो फल मक्खी को जिससे आप कर सकते हैं, एक फेरोमोन ट्रैप आता, मिथाइल यूजिनॉल नामक एक केमिकल होता है, जिसको हम एक डब्बे के अंदर एक गुटके में डाल के अगर हम रख लेते हैं तो ये फल मक्खी के जितने भी नर मक्खियां होती हैं उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिस कारण से टोटल मक्खियों की संख्या कम हो जाती है, और इस तरीके से उनका आप नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और भी आम धारणा है कि लौकी जो छोटी होती है उसको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग करते हैं, ये कहाँ तक सही है, और ये सही है या गलत है? ये केवल धारणा ही है। एक गलत धारणा है जो उपभोक्ताओं के मन में बैठ गई थी कि जो ऑक्सीटोसिन जो गाय या भैंस को दिया जाता है, उस इंजेक्शन को लगाने से लौकी का साइज बढ़ जाता है। इसको हम लोगों ने अपने यहाँ रिसर्च करके देखा है कि किसी भी कद्दू वर्गीय सब्जी पे इसका कोई भी सकारात्मक असर नहीं पड़ता है, यानी नकारात्मक असर होता है, और ये बिल्कुल धारणा गलत धारणा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, बहुत कम शब्दों में आप बताएंगे अब आखिर में कि हमारे जो किसान मित्र उनको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, अभी तुरई का प्रबंधन करना है, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, चूंकि गर्मी काफी है, तो आप जितनी जल्दी मॉर्निंग में अगर आप तुरई कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप तुरई अगर अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे तो उसमें हीट कम होगा और प्री कूलिंग आपको कम करना, तो ये आप करें। दूसरा, अगर लौकी या बाकी फसल है उसको अगर आप पेपर में, अखबार में अगर लपेट के अगर आप मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कुछ और दिनों तक बढ़ी रह सकती। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर साहब आपने दी, तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अर्नेश, अब समय हो गया कि हम कार्यक्रम से विदा लें। तो आज का कार्यक्रम उम्मीद है हमारे सभी श्रोता जिन्होंने भी सुना, जिन्होंने भी शिरकत की, सभी इसका सदुपयोग करेंगे, पूरा फायदा उठाएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और अरुणेश को विदा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हमारा